अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। दरअसल दर्दाना जिस काम का आगाज़ मैंने किया है उसकी तरफ दूसरे लोगों को और ख़ास तौर से प्रेस को तो मतवज्जा होना ही था। प्रेस के नुमाइंदे बगैर किसी प्रोग्राम के मुझ तक पहुंच गए और जब उन्होंने ऐसे चुभते हुए सवालात किए जिससे ये अंदाज़ा होता था कि शायद उनके जहनों में मेरी इस काविश के बारे में कुछ शकूक व शुबहात हैं, तो फिर मैंने सारी तफसीलात बता दी। वो बहुत मुतासर हुए। बहरतौर दर्दाना मैंने शाबान को पसे मंज़र में रखा है। बात दरअसल ये है कि दर्दाना मैंने ज़िंदगी के ढब को किसी कदर बदला है। दुनिया एक मखसूस अंदाज में ज़िंदगी गुजारने की आदी होती है, उसमें वही लगे बंदे असूल होते हैं। इस लिबर्टी का तसव्वुर जहन में आने के बाद मेरे दिल को एक सुकून ज़रूर हुआ है। ज़िंदगी में एक तलब थी, एक ऐसी प्यास थी जिसे मैं खुद भी अल्फाज नहीं दे सकता, और लब मुझे यूं लगता है जैसे मेरी प्यास बुझ गई हो और मैं कुछ पाने में कामयाब हो गया हूँ। दर्दाना, इस सिलसिले में तुम मेरी इब्तदाई और आखिरी मुआवन हो। तुम्हारी मदद से मैं अपना ये काम जारी रखना चाहता हूँ। डॉक्टर शरफ का वाक़या मैं भूला नहीं। तामीरी तखरीबी जहन रखने वाले शाबान को अपनी मलकियत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाबान हमारे लिए भी जिस कदर अहम है उसका तुम्हें अंदाज़ा है। वो अपनी उम्र की सही मंजिल में आ जाए, उसके बाद मैं उसके साथ एक समुंदरी सफ़र करूँगा। उसके लिए मैं अभी से प्लानिंग कर रहा हूँ। ये समुंदरी सफ़र ऐसे नामालूम इलाकों की जानब होगा जो आम इंसानी आँखों से महफूज हैं। उधर समुंदर ख़तरनाक करार दिए गए हैं और मैं उन्हीं ख़तरनाक समुंदरों को खंगालना चाहता हूँ। इस दौरान मेरी ये लिबर्टी मुकम्मल हो जाएगी और बस में ऐसे टेक्नीशियन पहुँच जाएंगे जो मेरे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं उन सब के लिए एक तरीक़ेकार तरतीब दूंगा ताकि ये अपना काम बखूबी जारी रख सकें और उसके बाद हम शाबान की अनोखी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। समुंदर में जाने वाले गोताखोर बेशुमार वसाइल के साथ समुंदर तक जाते हैं, लेकिन महदूद होते हैं, जबकि एक ऐसा शख्स हमारे पास मौजूद है जो समुंदर में लामहदूद होता है और ज़्यादा अनोखे तरीक़ों से काम कर सकता है। चुनाचा हम शाबान को आजमाएंगे और उसके लिए एक वसी मंसूबा मेरे जहन में मौजूद है। काम सिर्फ इतना है कि उस वक़्त तक शाबान को दुनिया की निगाहों से महफूज रखना है जब तक कि वो हमारे उस मकसद की तकमील ना कर दे, वरना उसके लिए बहुत से लोग लागू हो जाएंगे। मैं समझती हूँ जनाब। अच्छा ये बताओ, मेरे इस मंसूबे से तुम गैर मुतमिन तो नहीं हो? हरगिज़ नहीं। दरअसल इससे पहले सिर्फ एक अनोखी शख्सियत की हसीयत से शाबान को परवान चढ़ा रहे थे और शायद इसीलिए अपने साथ भी लाए थे, लेकिन आपने जिस काम का आगाज़ किया है वो तो एक इबादत की हसीयत रखता है। हो सकता है हम दुनिया वालों को कुछ देने में कामयाब हो जाएं, और इस तरह जनाब ये बात नामुमकिन नहीं कि हमारे नाम जिंदा व जावेद हों। ये मेरी आरज़ू है दर्दाना। आपकी इस आरज़ू की तकमील के लिए मैं भी अपनी इस ज़िंदगी को वक़्फ़ करने का ऐलान करती हूँ। मैं आपके बराबर कभी मकाम ना तलब करूँगी, लेकिन कम अज़ कम मेरा ज़मीर ये सोच कर मुतमिन रहेगा कि दुनिया की भलाई के लिए एक शख्स ने जिस काम का आगाज़ किया और मैं उसकी मुआवन कार रही। असद शराजी ने दर्दाना को देखा और फिर मुतासर लहजे में दर्दाना से बोला, नहीं दर्दाना, इसमें तुम्हारा भी उतना ही मकाम है जितना मेरा अपना। खैर छोड़ो, अब इन जज्बाती बातों को तुम्हारी उलझन तो दूर हो गई होगी। हाँ जनाब, दरअसल मैं ये मालूम करना चाहती थी कि इस पब्लिसिटी से आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा।
मेरा ख्याल है नहीं पहुंचेगा, बल्कि इस सिलसिले में दूसरी दुनियाओं का ताआवन हासिल होगा और मैं इस काम का आगाज़ करके अपने आप को बेहद मसरूर महसूस करता हूँ। यकीनन ये खुशी की बात है। बस तुमसे एक दरख्वास्त थी, शाबान को दुनिया की निगाहों से महफूज रखना। वो एक आम आदमी की हैसियत से ही जाना पहचाना जाए। हमने उसे अभी तक बहुत ज़्यादा हिफाजत में रखा है, लेकिन उम्र के लिहाज से और फिर अपनी जिसामत और जहनी नशूदो नमा के लिहाज से अब ज़रूरत पेश आएगी कि इस दुनिया से भी रोशनास कराया जाए, वरना वो एक अजूबा बनकर रह जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम ने अब तक उसे इससे महरूम रखा है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत वसी है। मैं समझता हूँ दरदानों को इस दौरान जबकि मैं अपना काम मुकम्मल कर रहा हूँ, तुम उसे दुनिया के बारे में कुछ और बता दो। उसका तरीक़ेकार तुम्हें ही दरियाफ़त करना है। तब तो एक बहुत ही अच्छी बात हो गई जनाब। और दरदाना ने कहा, क्या? मिस मिशेल याइको से गुफ्तगू करने के बाद शाबान के दिल में दुनिया देखने की ख्वाहिश बेदार हुई है। उसने मुझसे कहा था कि अगर आप इजाज़त दें तो वो याइको के साथ जापान जाए और जापान की सैर करे। ओह, मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज तो नहीं, बल्कि अच्छा है इस दौरान जबकि मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ तुम उसे जापान की सैर करा दो। क्या वो तन्हा याइको के साथ जाना चाहता है? इस सिलसिले में उसने कोई बात नहीं की। मेरा ख्याल है याइको एक नाफीस खातून है, वो खुद भी मुझे अपने साथ ले जाना पसंद करेंगी। तुम्हारे बगैर तो मैं उसे कहीं भेजने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ताहम अगर वो ये चाहता है तो फिर ठीक है, तुम तैयारियां कर लो और उसके बाद जापान रवाना हो जाओ। मेरा ख्याल है मैं याइको से गुफ्तगू किए लेता हूँ। शाबान याइको के साथ ही मसरूफ़ गुफ्तगू था जब दरदाना ने असद शराजी की तलबी का पैगाम सुन दिया। दोनों ही वहां पहुंच गए थे। याइको ने असद शराजी को सलाम किया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि शाबान जापान जाना चाहता है। हाँ अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मैडम और आंटी के साथ जापान की सैर करना चाहता हूँ। याइको की बजाय शाबान ने बराह रास्त उनसे कहा और असद शराजी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्यों नहीं बेटे, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये तुमने मुझसे पहली फरमाइश की है। मैडम पर मुझे मुकम्मल एतमाद है और दरदाना तुम्हारी बेहतरीन निगरान है। फिर मुझे भला तुम्हारे जापान जाने पर क्या एतराज़ हो सकता है? वो दरदाना से मुखातब हुए। हमारे शाबान को दुनिया दिखाओ, इसे इसकी पसंद की तमाम ममालिक की सैर कराओ। शाबान, तुम दुनिया के जिस ममालिक में भी जाना चाहो मैं तुम्हारे लिए उनका बंदोबस्त कर दूंगा और तुम्हें उसकी इजाज़त देता हूँ। ओह वंडरफुल आंटी, वंडरफुल, हम तीनों जापान की सैर करेंगे। मैडम, आप हमें जापान के हर गोशे से रोशनास करवाएं। शाबान ने पुरमसरत लहजे में कहा और असद शराजी मुस्कुराने लगा। फिर उसने दरदाना से कहा, तुम तमाम तैयारियां कर लो जनाब, रवानगी के लिए मैं सब तैयारियां कर लूँगी। जापान जाकर मैडम हमारी रहनुमा होंगी। वैसे जहाँ तक मैडम का ताल्लुक़ है तो वो ये कहती हैं शाबान को जापानी ज़ुबान सिखाने के सिलसिले में वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी हैं, ताहम अभी हम उनकी ज़रूरत महसूस करते हैं। सारे काम मैडम की ख्वाहिश के मुताबिक होने चाहिए। मेरी मदद जिस सिलसिले में भी दरपेश हो मैं उसके लिए मौजूद हूँ, और अगर ऐसी कोई बात नहीं तो फिर मुझे मेरे मकसद की तकमील में लगा रहने दें। आप बिल्कुल मुतमिन रहें जनाब। इसके बाद दरदाना उसे रुखसत करने कार तक आई। आखिरी हदायत में ये करना चाहता हूँ, दरदाना के शाबान के बारे में जो तफसीलात हमें मालूम हैं वो सिर्फ मुझ तक और तुम तक ही महदूद रहनी चाहिए। मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि शाबान के बारे में कहीं भी कोई इंकशाफ खतरनाक भी हो सकता है। मैं समझती हूँ मिस्टर शराजी, दरदाना ने कहा, और उसके बाद असद शराजी वहाँ से चला गया। वो अपनी मसरूफियात में लग गया और दरदाना इस सिलसिले में बकिया कार्रवाइयाँ करने लगी। असद शराजी को अपने उस मकसद से इश्क सा हो गया था। हालांकि मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था, लेकिन अब उसने अपनी जहनी कफियात का रुख बदल दिया था और अपनी तमाम तर तवज्जो उस लिबार्ट्री की तकमील में सिर्फ कर दी थी।
टॉम इटलस नामी फर्म की इमारत शहर के एक कारोबारी इलाके में फैली हुई थी। उसमें बहुत से अफराद काम करते थे। फिल्म के अमले में 80% तादाद मकामी लोगों की थी और बाकी 20% गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल थी। फिल्म का जनरल मैनेजर रॉबर्ट हाक था, जो एक दरमियानी उम्र का तेज आंखों वाला गैर मुल्की आदमी था। बज़ाहिर ये फिल्म अपना एक बाकायदा कारोबार रखती थी और तवील अरसे से इस मुल्क में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, लेकिन फिल्म के अमले के कुछ गैर मुल्की अफराद किसी और काम के लिए भी मखसूस थे और बाद औकात उनकी पुरअसरार सरगर्मियाँ मकामी हकाम के लिए बाइसे तवज्जो बन जाती थी। लेकिन बाद लोगों का तर्जिया करने से पता चलता था कि ये सिर्फ शकूक व शुबहात थे और उनकी कोई बुनियाद नहीं थी। इस तरह रॉबर्ट तवील अरसे से अपना काम सर अंजाम दे रहा था और मकामी लोगों में एक बाइज्जत शख्स समझा जाता था। लेकिन कुछ सच्चाइयाँ भी थी जो उसने अपनी जहानत से अभी तक मंजर आम पर नहीं आने दी थी। मसलन ये कि वो एक इदारे से मुंसलिक था जो समुद्री तहकीकात के सिलसिले में बहुत से काम करता था, लेकिन खुफिया तौर पर उस इदारे के अगराज़ व मकासद क्या थे ये शायद इदारे के अफराद ही को मालूम था। बाकी लोगों को इसका कोई इल्म नहीं था। यहाँ तक कि फिल्म के वो गैर मुल्की अरकान जो यहाँ काम करते थे वो भी नहीं जानते थे कि रॉबर्ट दोहरी शख्सियत का मालिक है और फिल्म किसी और सिलसिले में भी काम करती है। वो सब कुछ क्या था इसके बारे में शायद रॉबर्ट के वो साथी भी नहीं जानते थे जो उसके मकासद के लिए काम करते थे। बस सिर्फ रॉबर्ट का उस इदारे से बराह रास्त ताल्लुक था जो खुफिया पैमाने पर न जाने क्या क्या काम करता था। कभी कभी रॉबर्ट को उस इदारे से पैगामात मिल जाया करते थे और वो उन पर अमल किया करता था। इस वक्त भी बेहतरीन तनतोश का मालिक रॉबर्ट अपनी वसीओ अरीज मेज़ के पीछे बैठा हुआ एक फाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ था कि मेज़ की निचली सतह से उसे मदम सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक पड़ा। ये आवाज़ ट्रांसमीटर पर इशारे के तौर पर मौसूल होती थी जो इसी इमारत के एक ऐसे कमरे में निस्ब किया गया था जिसे खुफिया कमरा कहा जा सकता था। बज़ाहिर वो रॉबर्ट हाक की आरामगाह थी, लेकिन इस आरामगाह में उस इदारे से राब्ता कायम करने के लिए एक बेहतरीन ट्रांसमीटर निस्ब था। सीटी का इशारा मिलते ही रॉबर्ट हाक अपनी जगह से उठ गया और उसने मेज़ की सतह के नीचे हाथ डालकर बटन दबा दिया और सीटी की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद वो तेज़ी से बाहर निकला और एक सिमत चल पड़ा। एक छोटा सा जेली जीना अबूर करके वो अपने आरामगाह के उस दरवाजे तक पहुंच गया जो बिल्कुल अलग थलग था और दफ्तरी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर ऊपर लगे हुए एक नन्हे से बटन को दबा दिया, जिससे दरवाजे के ऊपर लगी हुई एक शीशे की प्लेट नीचे आ गई और कमरा साउंड प्रूफ हो गया। अब कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। इस काम से फारग होने के बाद रॉबर्ट हाक एक दीवार की जानब बढ़ गया। यहाँ दीवार में भी कुछ बटन लगे हुए थे। 3 बटन मुख्तलिफ अंदाज में दबाने के बाद दीवार में एक चोर खाना खुल गया और अंदर वह ताकतवर ट्रांसमीटर नजर आने लगा जिसमें 2 सुर्ख बल्ब बार बार जल और बुझ रहे थे। रॉबर्ट हाक ने ट्रांसमीटर के कुछ बटन ऑन किए और फिर उसमें से एक माइक निकालकर अपने सामने कर लिया। फिर वह उस माइक में बोला, रॉबर्ट हाक बोल रहा हूँ जनाब। बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। बहुत अरसे के बाद मुझे मुखातब किया गया। हमारे दरमियान ये बात तय है रॉबर्ट कि तुम बखूबी अपना काम सर अंजाम देते रहो। बस जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें मुखातब किया जाएगा। जी सर, रॉबर्ट ने कहा। मैं तुम्हारी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जब हमारे कुछ अहम साथी एक हादसे का शिकार हो गए थे। क्या तुम्हें वो हादसा याद है? क्यों नहीं जनाब। मिस्टर कार्टर और मिस्टर हार्पर की मौत मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। बिल्कुल, मैं तुम्हें वही वाक़या याद दिलाना चाहता था। क्या उस वाक़े के बाद कभी तुम्हारी मुलाकात उस लड़के से हुई जिसके लिए ये हादसा पेश आया था? कभी नहीं जनाब। हमने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन अखबारात के ज़रिए ये बात मालूम हो गई है कि वो लड़का बखीरो खूबी मौजूद है। और फिर आपने मुझसे कहा था कि अब उस सिलसिले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली जाए।
हाँ, दर हकीकत उस हादसे के बाद हम लोग भी उस सिलसिले में काफ़ी मुहतात हो गए थे। अभी पिछले दिनों के कुछ अखबारात में यहाँ के बारे में एक अजीबोगरीब खबर पढ़ने के बाद मेरी तवज्जो फिर उस जानब हो गई है और मैं इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या तुम ये बता सकते हो कि इस वक्त जब डॉक्टर शरफ नामी शख्स तुम्हारी मुलाकात हुई थी तो उसने उस लड़के से मुतल्लक किसी एक शख्स का तज़किरा भी किया था, उसका नाम असद शराजी था। जी हाँ, ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। तो अब मैं तुम्हारी तवज्जो उन अखबारात की जानब करना चाहता हूँ जिनमें असद शराजी के नाम से कुछ बयानात शाया हुए हैं। ये असद शराजी अपने वतन में एक लेबॉर्ट्री तामीर कर रहा है जिसमें समुद्री तहकीकात से मुतल्लक कुछ अजीबोगरीब काम शुरू करने लगा है। उस काम की वजाहत तो की गई है, लेकिन अब भी ये समझ नहीं हम पाए कि असद शराजी वो कौन से ज़राए इख्तियार करेगा जिनसे वो समुंदर की गहराइयों में इंसानी ज़िंदगी के मुतअल्लिक़ अशिया तलाश करेगा। बहरतौर ये एक अलग सिलसिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि असद शराजी की उस लेबॉर्ट्री से उस लड़के का क्या ताल्लुक़ है। मुझे ये तमाम मालूमात हासिल करके तफसीलात मुहैया करो और उसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। अब ये तुम समझ सकते हो कि तुम्हें अपना ये काम किस तरह सर अंजाम देना चाहिए। मेरा ख्याल है जनाब ये काम ज़्यादा मुश्किल ना होगा, क्योंकि इस दौरान जब ये वाक़या पेश आया था हमने बाद में कुछ मालूमात हासिल की थी और हमें ये पता चल गया कि वो लड़की जो उस लड़के के साथ रहती थी कहाँ मुकीम है, क्योंकि हमने उसे बेहोश करके उसकी हट में पहुंचा दिया था और बाद में वो संगीन हादसा पेश आया जिसमें खुद हमें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। इसलिए हम तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन मालूमात करने से पता चल गया कि लड़की अस्पताल पहुंची और फिर वहां से अपने घर वापस पहुंच गई और लड़का भी उसके साथ ही मुकीम है। क्योंकि जब मैंने आपको इत्तला दी थी तो आपने उस बारे में मुझे मज़ीद हदायत नहीं दी थी, इसलिए मैंने उस मसले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन उस वक़्त की हुई काविशों से मुझे ये इल्म हो गया था कि उनकी क़यामगाह कहाँ है। वेरी गुड, तो फिर तुम मुझे ये मालूमात कब फराहम कर रहे हो? आप सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दें। ठीक 24 घंटे के बाद मैं तुमसे इसी वक्त दोबारा राब्ता कायम करूँगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बिल्कुल ठीक है जनाब, मैं यहाँ आपके इशारे का मुंतज़िर रहूँगा, रॉबर्ट ने कहा और दूसरी तरफ आवाज़ आना बंद हो गई। फिर वो अपने उस कमरे से बाहर निकल आया और थोड़ी देर के बाद वापस अपने दफ्तर के कमरे में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद उसने बेल बजाकर मुलाजिम को बुलाया और चंद नाम उसके सामने दोहरा दिए जिनकी वो तलबी चाहता था। उससे ज़्यादा 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। 4 आदमी अंदर दाखिल हो गए। रॉबर्ट ने दरवाजे की जानब इशारा किया, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये चारों गैर मुल्की ही थे। बैठ जाओ, रॉबर्ट बोला और वो इधर उधर से कुर्सियां घसीट कर रॉबर्ट हाक के सामने बैठ गए। हेड क्वार्टर से मुझे एक काम सौंपा गया है जिसके लिए मुझे तुम्हारी खिदमात दरकार हैं। तुम्हें वो वाक़या यकीनन याद होगा जिसमें हम एक लड़के के सिलसिले में काम कर रहे थे और साहिल समुंदर पर हमें एक हौलनाक हादसे से 2-4 होना पड़ा था और इस दौरान तुम्हें उस लड़के के घर के बारे में भी तफसीलात मालूम हुई थी। उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन क्या तुम्हें वो जगह याद है जहाँ वो लड़का रहता था? मुझे याद है, एक शख्स ने कहा। तो फिर जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे गौर से सुनो। हेड क्वार्टर से हमें 24 घंटे का नोटिस दिया गया है और उन 24 घंटे के अंदर हमें मुकम्मल तफसीलात दरकार हैं। हम हदायत के मुंतज़िर हैं। उनमें से एक शख्स ने मुस्तअदी से कहा, उस लड़के के साथ एक नौजवान औरत भी रहती थी जिसे तुम लोगों ने अगवा करके हट में पहुंचाया था। तब तुम्हें ये मालूम करना है कि वो लड़का और नौजवान औरत क्या कर रहे हैं और उनकी क्या कैफियत है। यह तफसील मुझे जिस कदर जल्द मालूम हो जाए बेहतर है। मैं चाहता हूँ एक मुकम्मल और जामे रिपोर्ट हेड क्वार्टर को अरसाल की जाए
तुम्हें इस बारे में चंद बातों का खास तौर से ख्याल रखना है। मसलन ये कि उन 24 घंटों के अंदर अंदर ये मालूमात भी हासिल करो कि असद शराजी नामी किसी शख्स से उन दोनों का क्या ताल्लुक है और उनके दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं। जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाए उसे हासिल करने की कोशिश करो। आप मुतमिन रहें, आपकी हदायत के मुताबिक अमल होगा। उन चारों में से एक आदमी ने कहा और फौरन उसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिला दी। मुझे यकीन है कि तुम लोग बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे जैसा कि अब तक करते रहे हो। क्या हम जा सकते हैं मिस्टर रॉबर्ट? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो, रॉबर्ट ने कहा और वो चारों अपनी जगह से उठ गए। उनका अंदाज कुछ मशीनी सा था। रॉबर्ट पुरख्याल अंदाज में रुखसार खुजाने लगा। देर तक वो अपनी जगह बैठा सोचता रहा और फिर खुद भी वहाँ से उठ गया। हेड क्वार्टर की तरफ से उसे जो हदायत मिली थी उसके सिलसिले में वो सिर्फ उन विचारों पर ही भरोसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर उससे रिपोर्ट मांगी गई थी। अगर वो चारों बस इस सिलसिले में कोई नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। चुनाचा खुद भी उस सिलसिले में अमल करना ज़रूरी था। उसने जो कुछ किया उसका कोई मकसद हासिल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जिन लोगों को उसने उस जिम्मेदारी पर मामूर किया था उन्होंने उसी रात उसे मुफ्तिल रिपोर्ट पेश कर दी थी। ये रिपोर्ट रॉबर्ट हाक की रिहाइश गाह पर उसे मौसूल हुई और वो चारों उसके पास पहुंचे थे। रॉबर्ट इस वक्त अपने मखसूस कमरे में बैठा मैं नोशी कर रहा था। उसने उन चारों को पुरख्याल निगाहों से देखा और शायद उनके चेहरे से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने लगा। फिर उसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और उन्हें बैठने का इशारा किया। हाँ, तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो। यकीनन मिस्टर रॉबर्ट, हम उस खबर को अच्छी इसलिए कह सकते हैं कि आपने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी थी हमने उसकी तकमील कर ली है और उसकी मुफस्सिल रिपोर्ट आपको पेश करना चाहते हैं। हाँ, कहो। इससे पहले आपने मिस्टर गार्टर, मिस्टर हार्पर की हदायत पर हेड क्वार्टर की तरफ से मिलने वाली हदायत के मुताबिक अमल किया था और इस बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं हासिल की थी, बल्कि जब यह हादसा पेश आया तो आपको इल्म है कि हमारे लिए ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो गया और अगर ज़रा सी लग़ज़श हो जाती तो हम भी पानी के उस रेले की ज़िद में आ जाते जो हैरतनाक तौर पर डॉक्टर शरफ की रिहाइश गाह से नमूदार हुआ था। उसके बाद चौंका हेड क्वार्टर की जानब से इस सिलसिले में कोई तफसीली हदायत नहीं मौसूल हुई थी, इसलिए हमने मालूमात भी नहीं हासिल की। अब आपकी हदायत के मुताबिक तफसीली अर्ज है। उस लड़के का नाम शाबान है और वह असद शराजी से ही मुतअल्लिक है। दरदाना नामी औरत असद शराजी की सेक्रेटरी है। पहले वो असद शराजी की रिहाइश गाह पर रहती थी, लेकिन उसके बाद असद शराजी ने उसके लिए वो जगह मुंतखब कर दी जहां अब उसका क़याम है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां शराजी की सेक्रेटरी की हैसियत से जारी हैं। शहबान नामी लड़का नौउम्री के आलम में उनके साथ देखा गया था और उसके बाद से वो दरदाना ही की तहवील में है। ये यही मालूम हो सका कि दरदाना से उसका क्या रिश्ता है, ताहम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और लड़का दरदाना को आंटी के नाम से पुकारता है। इस वक्त एक जापानी खातून उस लड़के को शायद जापानी जुबान की तरबियत दे रही है जिसका नाम मिशेल याइको है और ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि मिशेल याइको मिस दरदाना और मिस्टर शाबान टोक्यो जा रहे हैं। उनके तमाम कागजात और पासपोर्ट वगैरह तैयार हो गए हैं और हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर ये टोक्यो रवाना हो जाएं, क्योंकि इस सिलसिले में दरदाना काम कर रही हैं। असद शराजी एक बेहतरीन कारोबारी इंसान हैं। उनकी कई फिल्में और इदारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस लेबॉर्ट्री की तामीर के सिलसिले में उन्होंने अपने नवारद खाने की कुछ नादर अशिया फ़रोख्त की हैं और उसके साथ ही वो फिल्म भी फ़रोख्त कर दी जो इससे पहले बेहतरीन बिजनेस करती थी। असद शराजी जुनून की हद तक अपनी उस लेबॉर्ट्री की तामीर में मसरूफ़ है। ये पता नहीं चल सका कि शाबान से उसका रिश्ता है। ये तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ी जनाब, लेकिन जो कुछ हमें मालूम हुआ है उस पर आप मुकम्मल तौर पर भरोसा कर सकते हैं। रॉबर्ट दिलचस्पी की निगाहों से अपने साथियों को देख रहा था। फिर उसने मसरूर लहजे में कहा,
मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन रिपोर्ट है। ये नहीं मालूम हो सका कि वो लोग टोक्यो कब रवाना हो रहे हैं। नहीं जनाब, इसका इल्म नहीं हो सका, लेकिन मिस दर्दाना ने हंगामी बुनियादों पर सारे काम कराए हैं और उनके तमाम कागजात वगैरह तैयार हो गए हैं। हमें इसका इल्म नहीं हो सका कि वो जापान कब रवाना हो रही हैं। ना ही उस रवानगी का कोई मकसद पता चला होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग उन मालूमात का ज़रिया बने हैं वो निचली सतह के लोग हैं, यानी मिस दर्दाना के मुलाजमीन वगैरह, और चंद ऐसे ही अफराद जिनका ताल्लुक़ असद शेराज़ी से है वो इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। अगर आप हुक्म दें तो हम इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियां सिर्फ कर दें कि मिस दर्दाना की रवानगी के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। मेरा ख्याल है माय डियर कि तुम्हें इस सिलसिले में काम करना चाहिए। फौरी तौर पर मुझे इत्तला मौसूल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर अभी वो रवानगी के लिए तैयार ना हों तो ज़ाहिर है तुम ये बात नहीं बता सकते। लेकिन अब उन तीनों अफराद की निगरानी अशद ज़रूरी है ताकि बर वक़्त मुझे उनकी रवानगी की इत्तला मिल सके। बेहतर है आपकी हदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। मशीनी इंसानों ने कहा, हालांकि वो मशीनी नहीं थे, लेकिन रॉबर्ट हाक के सामने शायद उनका यही अंदाज हुआ करता था। रॉबर्ट ने थोड़ी देर के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी और उसके बाद अपने सामने रखी शराब की बोतल से गिलास में शराब उंडेलने लगा। दूसरे दिन वक्ते मुकर्रर पर उसका राब्ता हेड क्वार्टर से कायम हो गया। वो खुद ही दिए हुए वक़्त के मुताबिक वहाँ पहुँच गया था और हेड क्वार्टर से भी मुकर्रर वक़्त पर ही ट्रांसमीटर पर इशारा मसूल हुआ था। रॉबर्ट हाक ने अपने उस मखसूस कमरे में ट्रांसमीटर पर पैगाम मसूल किया और दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी और रॉबर्ट ने हेड क्वार्टर को तमाम तफसील बता दी। अब वो जवाब का मुंतज़िर था। सुनो रॉबर्ट, क्या ये मुमकिन है कि उसकी टोक्यो रवानगी से पहले तुम उसके अगवा का बंदोबस्त कर लो? रॉबर्ट चंद लम्हात पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाता रहा और फिर बोला, जनाब आली, मैं एक खदशे का इजहार करना चाहता हूँ। गार्टर और हार्पर के सिलसिले में जो हादसा पेश आया था वो मामूली नौइयत का नहीं था। आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि उस हादसे की वजूहात क्या थीं। लड़के की शख्सियत अभी तक सीगाए राज में है। मैं खदशे का इजहार इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वक्त मुकर्रर पर हम उसके अगवा को अमल में ना ला सके तो मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस वक्त जापान रवाना हो जाएगा। मैं तुमसे साफ साफ गुफ्तगू ही सुनना चाहता हूँ माय डियर। खैर, तुम्हें इस सिलसिले में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसके यहाँ अगवा का मंसूबा गैर मुनासिब हो जाएगा। उसके लिए जापान हमारे लिए बेहतरीन जगह रहेगी, क्योंकि वहाँ हमारी नुमाइंदगी आला पैमाने पर होती है। अगर तुम ये महसूस करते हो कि वो चंद घंटों के अंदर अंदर टोक्यो रवाना होने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तुम्हें फ़ौरन टोक्यो रवाना होने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। तुम अपने साथ अगर एक आदमी और ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। टोक्यो के बारे में मैं तुम्हें तफसीली मालूमात मुहैया किए देता हूँ। यहाँ सबसे पहले तुम ये काम करोगे कि उन लोगों को निगाह में रखो, और जब तुम्हें यह इल्म हो जाए कि उनकी रिहाइश गाह कहाँ है तो तुम मेरे बताए हुए पते पर पहुँच जाओ और वहाँ मुतअल्लिका लोगों से मुलाकात करो। उस मुलाकात के बाद तुम्हें उन लोगों की मुकम्मल अमदाद हासिल हो जाएगी। मेरा ख्याल है अगर हम उसे यहाँ अगवा करने की कोशिश करते हैं तो उसके वसाइल बहुत ज़्यादा होंगे और फिर उसे यहाँ से निकाल कर ले जाना भी एक मुश्किल मरहला होगा, जबकि टोक्यो में ये बात नहीं हो सकती, बल्कि वहाँ हमारे नुमाइंदे बेहतरीन कारकर्दगी के मालिक हैं और उसके अगवा में वो तुम्हारी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा पहले मंसूबे से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो फिर तमाम तफसीली मालूमात नोट कर लो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। रॉबर्ट कागज़ पर ट्रांसमीटर से मिलने वाली तमाम हदायत नोट करने लगा। उसने वो नाम, पते और जगह अच्छी तरह नोट कर ली थी जहाँ उसे अपने महकमे के लोगों से मुलाकात करनी थी। तमाम तफसीलात मालूम करने के बाद
उसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि ये मंसूबा निहायत मौसर और मुकम्मल है। अब मैं फौरी तौर पर उन लोगों के पीछे ही पीछे टोक्यो जाने का बंदोबस्त किए लेता हूँ। किसी लम्हे तुम उनके सामने तो नहीं आए रॉबर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक़्त भी नहीं जब उस लड़की दर्दाना को अगवा किया गया था। जो लोग उसको अगवा करने वालों में शामिल थे वो आज भी मेरे सामने मौजूद हैं। लेकिन अगर अपने साथ मैंने किसी शख्स को ले जाना ज़रूरी समझा तो ये उनमें से नहीं होगा। बाकी लड़का हर शख्स से और मुझसे नावाकिफ़ है। तब फिर तुम्हें उन पर निगाह रखने में कोई मुश्किल दरपेश ना होगी। यकीनन नहीं जनाब, आप यकीन रखिए। ओके, जापान से राब्ता कायम करके मैं तुमसे तुम्हारी कारकर्दगी की रिपोर्ट मालूम करूंगा। दरअसल वो लड़का हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं उसके अंदाज को इस लेबॉर्ट्री की तश्कील से मुंसलिक कर रहा हूँ। वो समुंदर का माहर है और असद शराजी ने बिला वजह इतना बड़ा झगड़ा ना फैलाया होगा। यकीनन उसके पसे पर्दा कुछ है और यही कुछ मैं मालूम करना चाहता हूँ। तुम जानते हो समुंदर हमारी ज़िंदगी है और हम समुंदर में जो कुछ कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि दूसरे भी उसकी तरफ मतवज्जा हों। जबकि असद शहराजी के उस मंसूबे से हमें खतरा पैदा हो गया है कि वो कब कहाँ और क्या करता है उसके बारे में कुछ नहीं मालूम किया जा सकता। लेकिन समुंदर में हम किसी का दखल ही पसंद नहीं करते। मैं समझता हूँ जनाब, रॉबर्ट ने कहा। ओके, तुम्हें किसी किस्म की और कोई दिक्कत तो नहीं पेश आएगी? नहीं जनाब, हेडक्वार्टर की तरफ से मुझे जो आसानियां फराहम की गई हैं उनके बाद मेरे लिए कोई मसला मुश्किल नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। दूसरी तरफ से आवाज़ आना बंद हो गई और रॉबर्ट हाक ने मसरूर अंदाज में गर्दन हिलाकर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद उस पर टोक्यो के सफ़र का भूत सवार हो गया जिसके लिए उसे मुकम्मल तैयारियां करना थीं। अपने मुआवनकार के तौर पर उसने एक शख्स डेविड का इंतखाब किया था। दर्दाना अपने काम की तकमील कर चुकी थी। वो खुद भी खुश थी कि उसे जापान की सैर का मौका मिल रहा है। याई को उसकी मुआवनकार थी और उन दोनों ने मिलकर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। फिर दर्दाना ने असद शराजी से राब्ता कायम किया और असद शराजी ने फ़ोन पर उससे गुफ्तगू की। सर, मैं अपने तमाम काम कर चुकी हूँ, कागजात वगैरह मुकम्मल हैं और अब हमें आपकी हदायत की ज़रूरत है कि कब हमें टोक्यो रवाना हो जाएं। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है दर्दाना। हाँ, सिर्फ वो मुश्किल बताओ जिसका ताल्लुक मुझसे है। नहीं जनाब, ऐसी तो कोई मुश्किल नहीं। डॉलर वगैरह का मसला तय कर लिया तुमने और यहाँ कोई दिक्कत हो रही है तो जापान में मिस्टर फोजू याओ से फौरी तौर पर राब्ता कायम करना। वो खुद तुम्हें टोक्यो एयरपोर्ट पर खुश आमदीद कहेंगे। असद शराजी दर्दाना को हदायत देता रहा और दर्दाना उन्हें नोट करती रही। फिर असद शराजी ने कहा, तुम कब रवाना हो रही हो? बस जनाब, मैं ज़रा टिकट कन्फर्म करा लूँ, उसके बाद आपको इत्तला दे दूँगी कि कौन सी फ़्लाइट से जा रही हूँ। ओके, और कोई ख़ास बात? नहीं, वहाँ के लिए कुछ और हदायत हो तो दे दीजिए। नहीं दर्दाना, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, तुम जहाँ कहीं भी हो हमें ख़ास तौर पर शैबान पर निगाह रखनी है। इस सिलसिले में शाबान को भी आगाह कर देना कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। तुम्हें बस ये एहतियात रखनी है, बाकी हर तरह की आज़ादी है, जहाँ दिल चाहे जा सकती हो। ओके, आप मुतमिन रहें, ऐसा ही होगा, दर्दाना ने कहा और उसके बाद सिलसिला मुंतके कर दिया। बहरतौर उसने बाकी तमाम कार्रवाइयाँ भी की और अपनी रवानगी की इत्तला मिस्टर असद शहराजी को दे दी। उसके बाद वक्ते मुकर्रा पर दर्दाना शाबान और मैडम याई को एयरपोर्ट पहुँच गए और वहाँ से उनकी फ़्लाइट उन्हें लेकर जापान चल पड़ी। शहर बेमिसाल टोक्यो, कदीम जापानी मंदिरों और आला पाई की खूबसूरत इमारतों का शहर, जिसके एयरपोर्ट पर मिस्टर फौजी याओ ने उन लोगों का इस्तकबाल किया। वो एक कार्ड लिए हुए एयरपोर्ट की इमारत के बैरूनी हिस्से में खड़े हुए थे जिस पर मिस दर्दाना लिखा हुआ था। दर्दाना ने यह कार्ड देखा और उनकी जानब बढ़ गई। इत्तफाक की बात ये कि मिस्टर फौजू याओ याइको के शनासा निकले। याइको ने आगे बढ़कर मिस्टर फौजू याओ से मुसाफा किया और फिर दर्दाना का उनसे तारुफ कराया। वाह, ये दिलचस्प बात है कि आप मैडम याई को मिस दर्दाना की शनासा हैं।
वैसे मैंने आप लोगों के लिए एम्पेरियल सिटी होटल में कमरे का बंदोबस्त किया है। 2 कमरे एम्पेरियल सिटी में बुक करा लिए गए हैं। मेरा ख्याल है आपको वो होटल पसंद आएगा। बेहतरीन होटल का इंतखाब किया है आपने मिस्टर फौजू याओ, याई को ने कहा, और उसके बाद फौजू याओ की खूबसूरत कार उन लोगों को लेकर होटल एम्पेरियल सिटी चल पड़ी। शाबान की पुरशौक निगाहें टोक्यो के मनाजर का जायजा ले रही थीं और उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार नजर आ रहे थे। होटल एम्पेरियल सिटी की बुलंदोबाला इमारत 8वीं मंजिल के 2 कमरे और उनके लिए मखसूस थे। मिस्टर फौजी याओ की रहनुमाई में पोर्टर उन लोगों को उनके कमरे में ले गया और दरदाना ने उन कमरों से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। शाबान खामोश ही रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद याओ ने कहा, दूसरा कमरा गालबन आपके लिए हो सकता है। मैडम याई को मैंने इस दौरान यही अंदाज़ा लगाया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर याओ। मिस्टर फौजी याओ और सब लोग आरामदायक सोफ़ों पर बैठ गए। वसी और अरीज कमरे में हर तरह की आसाइश का बंदोबस्त था। एक बड़ी सी खिड़की पर पर्दे से ढकी हुई थी और उस खिड़की के दूसरी तरफ जापान के खूबसूरत मनाजर महफूज थे। मिस्टर याओ ने कहा, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मिस दरदाना और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग खुद भी थके हुए हैं। बुनियादी बातें अर्ज़ किए देता हूँ। मिस दरदाना, मेरे दोस्त मिस्टर असद शराजी ने मुझे जो हदायत दी थी उनके मुताबिक मैंने ये इब्तदाई काम कर दिए हैं। एक कार माँ ड्राइवर के आपके पास आ जाएगी और ड्राइवर आपको आपकी पसंदीदा जगहों पर ले जाएगा। वो 24 घंटे आपकी तहवील में रहेगा। इसके अलावा मिस दरदाना, मैं आपका एक छोटा सा अकाउंट यहाँ के बैंक में खोले देता हूँ और उसकी चेक बुक आपको पहुँचा दी जाएगी ताकि आप वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंसी हासिल कर सकें। मज़ीद जो कुछ भी ज़रूरियात हों आप मेरा ये कार्ड रख लीजिए और इस पर दर्ज टेलीफोन नंबरों पर अगर मैं नहीं मिलता तो मेरे ऐसे साथी मिलते हैं जो हर लम्हा की रिपोर्ट मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मज़ीद अगर कोई हदायत हो तो बराह करम आप मुझे दे दें। दरदाना ने ममनून अंदाज में गर्दन झुकाकर कहा, मेरा ख्याल है इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत तो तसव्वुर में भी नहीं आ सकती मिस्टर याओ। वैसे आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई मिस्टर याओ, क्यों ना आप हमारे साथ एक कप चाय लें। याई को ने कहा, नहीं, उसके लिए माजरत चाहता हूँ और इस माजरत की वजह भी यही है कि मेरे मेहमान पहले आराम करना पसंद करेंगे ताकि सफ़र की कोफत दूर हो जाए। नहीं मिस्टर याओ, हमारा सफ़र बहुत खुशगवार था, दरदाना ने कहा। इसके बावजूद दरदाना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अखलाकी तौर पर आपका ख्याल रखूं। चुनाचा अब इजाज़त दीजिए, दूसरी मुलाकात आपके टेलीफोन करने पर होगी। ताहम मेरी दरख्वास्त है कि आप यहाँ किसी किस्म की परेशानी ना उठाएं, वरना मेरे लिए अपने दोस्त असद शराजी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। दरदाना ने याओ को हाथ मिलाकर रुखसत किया और वो बाहर निकल गए। मिशेल याई को ने मुस्कुराती निगाहों से उन दोनों को देखते हुए कहा, अपना देश अपना ही देश होता है। मैं तवील अरसे से आप लोगों के साथ रही हूँ और अपने वतन की यादें मुझे सताती रही हैं। इसके बावजूद आप लोगों ने मुझे कभी किसी तकलीफ़ का शिकार ना होने दिया। मेरी ख्वाहिश है कि अब मुझे आपकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हो और मैं आप लोगों के लिए अपनी पसंद के प्रोग्राम बनाऊं। हम लोग जापान की सैर के लिए आए हैं और उसकी तहरीक मैडम आप ही को देखकर पैदा हुई थी। मेरे दोस्त शाबान इसके गवाह हैं। चुनाचा हम आपकी इस रहनुमाई से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो फिर अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ। आप लोग यहाँ अपनी ज़रूरियात पूरी कीजिए। वैसे आपके वतन की निस्बत यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कमरे में तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। याई को थोड़ी देर की इजाज़त लेकर अपने कमरे में चली गई तो दरदाना ने मुस्कुराकर शाबान की तरफ देखा और बोली, क्या तुम किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे हो डियर शाबान? नहीं आंटी, मेरा ख्याल है हम लोग बिल्कुल मुतमिन हैं। ताहम अगर लिबास तब्दील कर लिए जाएं तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल हम अपने उस होटल से बाहर नहीं जाएंगे बल्कि कुछ वक्त आराम करेंगे।
उसके बाद बाहर की सैर व सयाहत की बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। शहबान का लिबास दर्दाना ही ने निकाला था और थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम से लिबास तब्दील करके बाहर निकल आया। दर्दाना ने कहा, दौरान गुफ्तगू अगर चाय या काफ़ी होती तो लुत्फ़ दे जाती, लेकिन उसके लिए हमें मैडम को भी तलब करना होगा। चुनाचा ऐसा करते हैं, ये प्रोग्राम फ़िलहाल मुलतवी कर देते हैं। जब मैडम याई को भी अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाएंगी तो फिर काफ़ी का प्रोग्राम बनाएंगे। जी आंटी, अभी मेरा मूड भी नहीं है। वेरी गुड। वैसे ये बताओ शाबान, यहाँ आकर तुम कैसा महसूस कर रहे हो? शाबान पुरख्याल निगाहों से दर्दाना को देखता रहा। फिर उसने कहा, आंटी, ना जाने क्यों मुझे अपना बचपन बार बार याद आता है। मैं उस बस्ती को नहीं भूल सका जहाँ समुंदर और रेत के अलावा कुछ नहीं था। माई माछी भी मुझे याद आती है और मैं ख़ास तौर से उसके बारे में सोचता रह जाता हूँ। बाद में आप लोग मुझे अपनी दुनिया में ले गए और आपकी इस दुनिया में जाकर मैंने उस कायनात की वसीओ अरीज़ दुनियाओं के बारे में बहुत कुछ जाना है। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एयरपोर्ट से यहाँ तक का सफ़र करते हुए रास्ते में ऐसी इमारतों को देखता आया हूँ जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जापान का ये शहर बेमिसाल शहर की हैसियत रखता है। गुड। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि तुम जापानी ज़ुबान से भी वाकिफ़ हो, जबकि मैं इसके सिर्फ चंद अल्फाज जानती हूँ। आपकी ज़रूरतें मैं पूरी करता रहूँगा आंटी। माय डियर, क्यों नहीं, वैसे एक बात में तुम्हें ख़ास तौर पर समझाना चाहती हूँ। शाबान, उसे जहन में रखना। क्या आंटी? शाबान ने सवाल किया। शाबान, तुम्हारी शख्सियत में एक अनोखी बात है जो बहुत से लोगों के लिए बायस कशिश हो सकती है। मैं तुम्हें हदायत करती हूँ कि अपना तहफ़्फ़ुज़ हर जगह निगाह में रखना। कोई अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे तो अपनी भरपूर कुव्वते से उसे उसका जवाब देना। किसी के जाल या फरेब में आने से गुरेज करना। दुश्मन को अगर महसूस कर लो तो फिर उसके साथ रियायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असद शिराज़ी ने भी यही कहा है मुझसे। मैं ख्याल रखूँगा आंटी, लेकिन अगर किसी को मेरे हाथों कोई नुकसान पहुँच जाए तो कोशिश करना कि ये नुकसान बदतरीन ना हो। ताहम तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात की इजाज़त है कि अगर सूरत हाल बिल्कुल ही नागुज़ीर हो जाए तो हर तरह से अपना तहफ़्फ़ुज़ करना। ओके आंटी, शाबान ने दर्दाना को देखते हुए कहा। दर्दाना को उसके चेहरे में एक अनोखी तब्दीली का एहसास हुआ। उसे यूं लगा जैसे शाबान के इस खूबसूरत और हसीन चेहरे के पीछे एक सफ़ाकी, एक दरिंदगी रही हो। ये एहसास सिर्फ एक लम्हे के लिए था और दूसरे लम्हे शाबान का चेहरा फिर पहले जैसा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए आंटी, मेरी शख्सियत में वो कौन सी अनोखी बात है जो किसी के लिए बायस दिलचस्पी हो सकती है? दर्दाना एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। शाबान को वो उस सिलसिले में कोई मुनासिब जवाब देने के बारे में सोच रही थी। शाबान ने फिर कहा, और उस अनोखी बात की बिना पर मेरे कुछ दुश्मन भी वजूद में आ सकते हैं। क्यों आंटी, आखिर क्यों? इस दूसरे सवाल पर दर्दाना को जवाब सूझ गया था। उसने कहा, दरअसल तुम्हारी समुंदर में तैरने की सलाहियतों को बहुत से लोग रश्क की निगाह से और बहुत से हसद की निगाह से देखते हैं। आम लोग तुम्हारी तरह तैराक नहीं हो सकते और वो ये जानना चाहते हैं कि तुम समुंदर में इतने फुर्तीले कैसे हो जाते हो। तुम्हें डॉक्टर शरफ याद होंगे जिनकी लेबॉर्ट्री में तुम्हें एक खौफनाक वाक़े से दो चार होना पड़ा था। शहबान हंस पड़ा। फिर उसने कहा, आंटी दर्दाना, डॉक्टर शरफ बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी लेबॉर्ट्री में मुझे किसी खौफनाक हादसे से दो चार नहीं होना पड़ा, बल्कि उन लोगों को खौफनाक वाक़े से दो चार होना पड़ा जिन्होंने मुझे उस पानी के हिसार में कैद करने की कोशिश की थी। दरअसल आंटी, पानी तो मेरी ज़िंदगी है। समुंदर की गहराइयाँ मेरे वजूद में रूह फूंकती हैं। समुंदर में उतरकर यूँ महसूस होता है जैसे मैं अपनी असल दुनिया में वापस आ गया हूँ। बाहर की ये दुनिया बेशक आपकी मौजूदगी में अच्छी लगती है,
अभी मैंने इस शहर के बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया है। ये सारी चीज़ें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए, अगर मुझसे कहा जाए कि समुद्र की गहराइयाँ और ज़मीन की बुलंदियाँ दोनों में से कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यही जवाब दूंगा कि ज़मीन पर जो कुछ भी मौजूद है वो समुद्र की गहराइयों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आंटी, बस समुद्र की गहराइयों से मुझे अपनी रूह का गहरा ताल्लुक महसूस होता है। दर्दाना फटी फटी निगाहों से शाबान को देख रही थी। शाबान जिस तरह समुंदर से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया था, ये एक हैरतनाक बात थी। इससे पहले उसने इतने जज्बाती अंदाज में समुंदर के बारे में कुछ नहीं कहा था। इस मौका से फ़ायदा उठा के उसने जल्दी से कहा, तुमने कभी ये महसूस किया शाबान कि तुम्हें समंदर से इस कदर दिलचस्पी क्यों है? मैं आंटी, मैं तो ये महसूस ही नहीं किया, बल्कि सच्ची बात है कि उस पर गौर ही नहीं किया। बस पानी में जाके मुझे यूँ लगता है जैसे मेरी जिस्मानी कुव्वतें 1000 गुना बढ़ गई हों। आंटी, मेरा ख्याल है कि इतना कुछ पढ़ लिया है मैंने, लेकिन अपने उन जज्बात के इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। अच्छा ये बताओ, समुंदर में उतरकर तुम्हें क्या कुछ और भी याद आता है क्या आंटी? मेरा मतलब है कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक़या जो तुम्हारे जहन में महफूज हो। नहीं आंटी, कौन सा वाक़या, कौन सी कहानी? कोई कहानी या वाक़या तो मुझे याद नहीं। बस समुंदर में तैरते जानवर मुझे अपने साथी लगते हैं। समुंदर में मौजूद हर शय मुझे अपनी अपनी सी लगती है। यूँ लगता है जैसे मैं उससे बहुत ज़्यादा वाकफियत रखता हूँ। आंटी, मेरा दिल चाहता है कि मैं समुंदर की उस दुनिया में दूर तक निकल जाऊँ, इतनी दूर तक जहाँ तक ये समुंदर मौजूद हैं। वहाँ जो कुछ है उससे शनासाई हासिल करूँ, सब कुछ देखूँ अपनी इस दुनिया में। और आप यकीन कीजिए, इतना लगाव मुझे आपकी बैरूनी दुनिया से भी नहीं। आंटी, मैंने बारहा रातों को ख्वाब में समुंदर देखे हैं। यूँ लगता है जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेरी आंखों से दूर हैं, जिनके बारे में मुझे ये अंदाज़ा है कि मुझे ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आ सकेंगी। उनके लिए मुझे समुंदर की गहराइयों का सफ़र करना पड़ेगा। पानी के नीचे नीचे मुझे इतनी दूर तक जाना पड़ेगा जहां वो चीज़ें मौजूद हैं। बस ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे समुंदरी गहराइयों से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता हो। दर्दाना शशदर रह गई थी। ये अल्फाज उसके लिए निहायत हैरतनाक थे। बहुत कुछ याद आ रहा था उसे, बहुत कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर उसे इस तस्वर में डूबे ना रहना पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर मदम सी दस्तक सुनाई दी और आने वाली मिशेल याइको के अलावा कोई नहीं थी। मिशेल याइको ने उन्हें मुस्कुराकर देखते हुए कहा, सॉरी लेडी एंड जेंटलमैन, मैं जानती हूँ कि मैंने बेजा मुदाखलत की होगी, लेकिन इसके बावजूद देखो मैं अंदर आ गई। याइको के अंदाज में दोनों मुस्कुरा उठे। दर्दाना ने खुद को संभालते हुए कहा, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपकी वजह से हमने अभी काफ़ी भी नहीं पी, जबकि आपके जापान के इस खूबसूरत मौसम में काफ़ी बेहतरीन साबित होगी। अब आप जापान में आ गए हैं तो फिर मुझे मेज़बानी का मौका दीजिए। मैंने आपको इतना वक्फा सिर्फ इसलिए दिया था कि आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। अब उस वक़्त से मेरी मेज़बानी का आगाज़ होता है। अच्छा, कहाँ से मेज़बानी का आगाज़ करेंगी आप? बस इस ज़रूरत से जो आपको काफ़ी की शक्ल में महसूस हो रही है, याइको ने कहा, और फिर टेलीफोन के करीब पहुंचकर रूम सर्विस को टेलीफोन किया और जापानी ज़बान में उन्हें कुछ हदायत देने लगी। फिर उन्होंने टेलीफोन रख दिया। वैसे मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक आपने एक बहुत ही मुखलिस और बाइखलाक दोस्त होने का सबूत दिया है और जापानी ज़बान में अपने दोस्तों से राब्ता कायम नहीं किया, लेकिन आइंदा भी आप ऐसा ही करेंगी ताकि सूरत हाल मेरे इल्म में रहे और आप मेरे खिलाफ कोई साजिश ना कर पाएं। मिशेल याइको हंस पड़ी। फिर उसने कहा, अफसोस इसका चांस ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे जासूस मिस्टर शाबान जो होंगे, जापानी जुबान में जो भी गुफ्तगू की जाएगी मिस्टर शाबान बाआसानी समझकर आपको बता देंगे। मिस दर्दाना, भला फ़ायदा क्या? दर्दाना और शाबान भी मुस्कुराने लगे। शाबान बोला,
नहीं मैडम, मैं आपके खिलाफ जासूसी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे जापानी जुबान का इल्म दिया है। आप मिस दर्दाना के खिलाफ जिस तरह चाहें साजिश कर सकती हैं, कम से कम मैं इसका इंकशाफ उन पर नहीं करूंगा। ए मिस्टर शाबान, इसका मकसद है कि आपने हमसे गद्दारी शुरू कर दी है। दर्दाना ने शाबान को घूरते हुए कहा। नहीं आंटी, इसकी तमाम जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। आपने कहा था कि इल्म सिखाने वाले की कदर और इज्जत इस तरह करनी चाहिए कि वो इबादत की हैसियत इख्तियार कर जाए, क्योंकि इल्म इबादत है और इबादत मनसब। ओह माय गॉड, आपने ये तालीमात दी हैं मिस दर्दाना शाबान को। हाँ, ये तालीमात हमारे मजहब से मुताबिक रखती हैं। थोड़ी देर के बाद एक वेटर एक ट्राली धकेलता हुआ ले आया। ट्राली पर इतने हसीन और नफीस बर्तन सजे हुए थे कि दर्दाना की आंखें उन्हें देखकर चमकने लगीं। वो तजस्सुस और शौक से उन बर्तनों को देख रही थीं। वेटर बर्तन छोड़कर गर्दन खम करके वापस चला गया और मिशेल याई को उन छोटी छोटी प्यालियों में एक खास किस्म की चाय उंडेलने लगी, जो जापान में एक बेहतरीन और मकबूल चाय तस्वर की जाती है। उसकी लज्जत उन दोनों को भी बेहद पसंद आई और शाबान ने चाय की छोटी छोटी चुस्कियां लेते हुए कहा, आप मुझे अपने जापान के बारे में तफसीलात बताएं। याइको ने मुस्कुराकर गर्दन खम की और बोली, जापान के बारे में क्या जानना चाहते हो शाबान? वही सब कुछ जो शहरों और मुल्कों के बारे में जाना जाता है, शाबान ने जवाब दिया। अगर मैं रवायती अंदाज में बताऊं तो उसकी तफसील कुछ इस तरह होगी। मसलन मेरा जापान बेशुमार जज़ायर पर मुश्तमिल है। बहेरा जापान उसको रूस, शमाइली और जनूबी कोरिया से मिलाता है। बहरुल काहल उसके मशरक में है और यहाँ बेशुमार अहम तरीन जजीरे हैं। ये सनती मुल्क है और हमारी सनतें दुनिया भर में आम हो चुकी हैं। यहाँ का हर शख्स ज़िंदगी का सही अंदाज समझता है और जानता है कि मेहनत ज़िंदगी का हासिल है और उससे कौमें तरक्की करती हैं। बहुत खूबसूरत है मेरा मुल्क और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपने वतन के बहुत से इलाकों की सैर कराऊं, ख़ास तौर से मेरा अपना छोटा सा कस्बा जो यकीनी तौर पर तुम्हें पसंद आएगा। आपका कस्बा मैडम? शाबान ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, मेरी छोटी सी खूबसूरत जन्नत। ये जन्नत बंदरगाह को बेग कवाबे के शुमाल में है और समुंदर का एक बड़ा हिस्सा इस छोटे से कस्बे को छूता हुआ गुजरता है। गवाले की बंदरगाह भी यहाँ बहुत बड़ी हैसियत रखती है और सनतों का महवर है। आप मुझे अपना कस्बा ज़रूर दिखाएं मैडम। बहुत अरसे से मैं अपने अहले ख़ानदान से दूर हूँ। तुम इस खूबसूरत जगह को देखोगे तो यकीनन खुश होगे, मैडम ने कहा और दर्दाना भी दिलचस्पी से मैडम याइको की गुफ्तगू सुन रही थी। वो मैडम के अहले ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करने लगी। उसने बताया कि उसके कई बहन और भाई हैं और उसके वालिद किसी ज़माने में शहतूत के दरख्तों पर रेशम के कीड़े पालते थे और उनसे रेशम तैयार किया जाता था, जो जापान की मशहूर सनतों में शुमार किया जाता है। बहरतौर बहुत सी बातें मैडम याइको जापान के बारे में करती नहीं और उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिए कि किस तरह टोक्यो की सैर की जाएगी। शाबान उन तमाम बातों में दिलचस्पी रहा था और रात हुई तो तमाम ज़रूरियात से फारग होकर आराम करने लेट गए। शाबान दर्दाना से बातें करने लगा। दर्दाना ने महसूस किया कि शाबान यहाँ आकर अपने जज्बात के अजहार में कुछ बेबाक हो गया है। समुंदर के बारे में उसने जो कुछ कहा था वो काबिल गौर था और यकीनन उसकी गुफ्तगू से एहसास होता था कि उसके जहन में समुंदर जाग रहा है। यही सब कुछ सोचते हुए दर्दाना सो गई थी। दूसरी सुबह सर्दी रात से भी ज़्यादा थी, जिसका एहसास कमरे में तो ना हुआ क्योंकि हीटर ऑन कर दिए गए थे, लेकिन शाबान ने खिड़की खोली तो सर्द हवाओं के रेले ने कमरे का दर्जा हरारत ख़त्म कर दिया। बाहर नीलगो धुंध फैली हुई थी और टोक्यो ज़िंदगी के अमल में मसरूफ़ हो चुका था। फिर अगली सुबह नाश्ते से फारग होकर वो टोक्यो के बारे में बातें करने लगे। दिन के 11 बजे मौसम तब्दील हो गया था। 11:15 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और दर्दाना ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर नीली वर्दी में मलबूस एक शख्स नज़र आया जिसने ज़रूरत से ज़्यादा झुकते हुए कहा, मेरा नाम टाउन है और मुझे मिस्टर फौजू याओ ने आपके पास भेजा है। उसकी ज़ुबान शिकस्ता अंग्रेज़ी थी। आओ आओ, खैरियत? दर्दाना ने कहा। मैं आपके लिए गाड़ी लाया हूँ और उसका ड्राइवर हूँ, मगर हमें कुछ देर लग जाएगी, तकरीबन 10-15 मिनट।
कोई हर्ज नहीं, मैं नीली प्रेसलो में आपका इंतजार किए लेता हूँ। बराह करम आप नीचे ही आ जाइए। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं, दर्दाना ने कहा और ड्राइवर गर्दन खम करके वापस चला गया। मिस्टर याओ एक जिम्मेदार इंसान हैं, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ओके मैडम, दर्दाना ने कहा और उसके बाद वो खुद भी तैयार होने लगी। शाबान एक गर्म सूट में मलबूस हो गया और दर्दाना ने भी 7 मिनट से ज़्यादा सिर्फ नहीं किए और याइको ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आ गई। उन दोनों को तैयार देखकर वो मुस्कुराई। फिर उन्होंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम याई चौंका, दरवाजे के बिल्कुल करीब ही थी, इसलिए उन्होंने इस दस्तक पर चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा और फिर दरवाज़ा खोल दिया। इस बार एक दुबले पतले बदन का लंबा सा आदमी सामने नजर आया जो वीटर के लिबास में नहीं था। मैडम याई को देखकर उसने गर्दन खम की और आहिस्ता से बोला, मुझे मिस्टर फौजी याओ ने आपके पास भेजा है। आपको गाड़ी की ज़रूरत थी, मैं गाड़ी ले आया हूँ। याइको के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार फैल गए और उन्होंने उसे जापानी ज़ुबान में कहा, और वो उससे पहले आया था क्या वापस चला गया? दराज कामत जापानी के चेहरे पर हैरत के आसार नजर आए और उसने आहिस्ता से कहा, मैं समझा नहीं मैडम। अभी कुछ देर पहले जो शख्स नीली वर्दी में यहाँ आया था, क्या उसे मिस्टर फौजी याओ ने उन्हें भेजा था? मैं नहीं जानता मैडम, लेकिन क्या ऐसा शख्स कोई गाड़ी लेकर आ चुका है? अब उस गुफ्तगू में दर्दाना ने मदाखलत ज़रूरी समझी थी। वो 2 कदम आगे बढ़कर बोली, क्या बात है मैडम? और जवाब में मैडम हैरान लहजे में उसको तफसीलात बताने लगीं तो दर्दाना के चेहरे पर भी हैरत के आसार फैल गए और फिर दफ्तन ही उसके अंदाज में खौफ की सी एक कैफियत पैदा हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, ज़रा 1 मिनट मैडम, और वो 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गईं। नया आने वाला दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। कोई हर्ज नहीं है, हम मिस्टर फौजी याओ से राब्ता कायम करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से निकलने से पहले ये अज़ हद ज़रूरी है। दर्दाना ने कहा। वो किस कदर परेशान सी हो गई थी। शाबान खामोश खड़ा उन दोनों को देख रहा था और उसकी निगाहें दरवाजे के बाहर खड़े हुए आदमी पर भी जम जाती थीं। मैडम याइको ने तेजी से टेलीफोन के करीब पहुंचकर टेलीफोन पर नंबर डायल किए और रसूल कान से लगा लिया। मिस्टर फौजी याओ से राब्ता कायम होने में कुछ सेकंड लगे। तब मैडम याइको ने कहा, मिस्टर याओ, आपने किस गाड़ी को हमारे पास भेजा है? क्या शनयान आपके पास नहीं पहुंचा? एक शख्स हमारे पास आया है जो कहता है उसे मिस्टर फौजी याओ ने भेजा है, लेकिन हम तस्दीक कर लेना चाहते हैं क्या ये आप ही का भेजा हुआ आदमी है? मैं समझा नहीं मैडम। बात दरअसल ये है मिस्टर याओ कि अब से कुछ मिनट पहले एक और शख्स यहाँ आया था जिसने बताया कि उसे फौजी याओ ने भेजा है। हम लोगों ने तैयारियों के लिए उससे कुछ वक्त लिया। उसका कहना था कि नीली प्रेसलो नीचे खड़ी हुई है और हम उसमें पहुंच जाएं। नहीं मैडम, मैंने जो गाड़ी भेजी है वो ब्लू रंग की गाड़ी है। आप यूं कीजिए कि नई आने वाले को जरा टेलीफोन पर बुला दीजिए। मैडम ने उस शख्स को उंगली से इशारा किया और वो आदमी अंदर पहुंच गया। मैडम ने टेलीफोन उसे दिया और उसने जरा हैरान सा होकर वो टेलीफोन संभाला और रसूल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से मिस्टर फौजी याओ उससे गुफ्तगू करने लगे और वो शख्स अपने बारे में उन्हें बताने लगा। फिर उसने टेलीफोन का रसूल मैडम याइको के हाथ में दिया और याइको ने रसूल कान से लगा लिया। हाँ, यही शख्स शनयान है जिसे मैंने आपके पास भेजा है और ये असल आदमी है। लेकिन हैरान कुन बात है कि फिर वो कौन था जो इससे पहले आपके पास पहुंच गया? मैं नहीं जानती, लेकिन ये एक हैरतनाक बात है। क्या हमें इस सिलसिले में कोई एहतियाती तदबीर करनी चाहिए मिस्टर याओ? मैडम याइको ने तशवीज़दा लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से मिस्टर फौजी याओ ने जो कुछ कहा उसने शायद मैडम को मुतमिन कर दिया और उन्होंने टेलीफोन का रसूल रख कर एक गहरी सांस ली और फिर बोली, हमारा असल साथी यान ही है, लेकिन मिस दर्दाना, क्या तुम इस नए आदमी की निशानदही कर सकती हो? मेरा मतलब है उस शख्स से है जो इससे पहले यहाँ आया था। आइए हम उसे देखते हैं, दर्दाना ने कहा और फिर
तीनों उस ड्राइवर के साथ बाहर निकल आए जिसका नाम शन यान था। नीचे पहुंचने के बाद उन्होंने बिलू प्रेस्लो की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, लेकिन कुर्बो जवार में कोई बिलू प्रेस्लो नहीं थी। वो फुटपाथ पर खड़े इधर उधर देखते रहे, जबकि शन यान बिलू रंग की खूबसूरत कार स्टार्ट करके उनके नजदीक ले आया। बल आखिर वो एक ठंडी सांस लेकर कार में बैठ गए। मैडम याइको ने चंद अल्फाज उस अजनबी शख्स के बारे में कहे जो फौजी याओ के हवाले से उनके पास पहुंचा था, और उसके बाद शायद उन्होंने इस ख्याल को ही दिल से निकाल दिया। लेकिन दर्दाना देर तक उस शख्स के बारे में सोचती रही थी। उसके दिल में हल्का सा अज़तराब बेदार हो गया था। अगर असद शरादी यहाँ होता तो शायद इतनी मुश्किल पेश ना आती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी मुल्क में हो सकता है कुछ मुश्किलों का सामना पड़ जाए। हालांकि उसे उस बात की उम्मीद नहीं थी। मैडम याइको उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों दर्दाना के दिल में एक हल्की सी खलश बेदार हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ शहबान अपने मामूल के मुताबिक टोक्यो की हसीन इमारतों और सड़कों वगैरह का नज़ारा पुरशौक अंदाज में कर रहा था। मैडम याइको और शाबान आपस में गुफ्तगू भी करते जा रहे थे, और शाबान मैडम याइको से मुख्तलिफ जगहों के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। खूबसूरत पगोडे जो जापानी खिलौनों की मानद नजर आ रहे थे, खास किस्म के फूलदार लिबासों में मलबूस गेशियाएं, और उसके अलावा टोक्यो की हसीन तरीन और पुर रौनक सड़कों पर बिखरी हुई जिंदगी मैडम याइको बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में अपने मुल्क के बारे में शाबान और दर्दाना को तफसीलात बता रही थी। बहुत सी हसीन चीजें देखी गईं। म्यूजियम की इमारत बेमिसाल थी, और जापानियों ने जो कारहाय नुमायां अपनी सरजमीन पर दिखाए थे वो मुंह से बोलते नजर आ रहे थे। शाबान तो यहाँ आकर बेहद मसरूर था, और उसने कई बार अपनी इस खुशी का इजहार किया और दर्दाना से कहा, आंटी हकीकी बात यह है कि यहाँ आकर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी मुसर्रत हासिल हुई है। मैं बहुत सी दुनियाओं को देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो सब कुछ देखना चाहता हूँ जो आपने किताबों के जरिए मेरे जहन तक पहुँचाया है। मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी शाबान, यकीनी तौर पर वो सब कुछ तुम्हें दिखाया जाएगा। आज का दिन बेहद पुरमसरत रहा था। फिर वह वापस होटल आ गए। रास्ते में कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन एक लहर की मानद उस अजनबी की आमद का तस्वर दर्दाना के जहन से जरूर जाता था। रात को जब वो खनक माहौल में सोने के लिए लेटे तो दर्दाना ने शाबान से कहा, शाबान, इन बातों को जहन से निकाल देना बेहतर नहीं होता जो हमारी समझ में ना आ सके। हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, और इस मकसद को हमेशा जहन में रखना चाहिए। शाबान के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, आंटी, यकीनन आपको वो ड्राइवर याद आ रहा है जो हमें ले जाने के लिए फौजी याओ के भेजे हुए ड्राइवर से पहले आया था। वो तुम्हारे जहन में है। आपका ख्याल है क्या मेरा जहन इतना ही महदूद है? नहीं, मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन उससे क्या ज़ाहिर होता है? यही कि कुछ लोग शायद हमें यहाँ अपनी तहवील में लेना चाहते हैं। अब उनका मकसद क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मकसद तो हम उनका भी नहीं जानते थे जो डॉक्टर शरफ की लेबॉर्ट्री में मुझे समुंदर में धकेल कर मेरी जिंदगी से दुश्मनी कर रहे थे। दर्दाना की आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने पुरअत्मीनान अंदाज में कहा, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के बाद मुझे बहुत अत्मीनान हुआ है शाबान। इसका मतलब है कि तुम बेखबर नहीं हो। हाँ आंटी, मैं बेखबर नहीं हूँ, शाबान ने कहा, और दर्दाना को उसके मजबूत लहजे का एहसास हुआ। फिर दूसरा और तीसरा दिन भी टोक्यो की सैर में गुजरा। चौथे दिन मैडम ने बताया, आज हम योतोरोई जिन पार्क चलेंगे, जहां एक खास तबका फिक्र के लोग आज जश्न मनाते हैं। ये जश्न एक मजहबी रवायत का हामिल है। तुम्हें वहां का माहौल बहुत पसंद आएगा। Come and fly away with me. Come and fly away.